क्लास 10th के स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको लीनियर इक्वेशंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस वीडियो का हमारा पहला सवाल रहेगा, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस 6x minus 3y plus 10 equals 0, 2x minus y plus 6 plus 9 equal 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। तो किस टाइप की लाइन को ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, यहाँ हमें ये बताना है। तो किस तरह की लाइन को ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करेंगी, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए आप। सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशंस का नेचर देखते हैं। तो इक्वेशंस का नेचर देखें तो हम A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे, जो होगा 6/2, 6/2 दैट इज 3। उसके बाद हम देखते हैं B1 अपॉन B2 यानी -3 अपॉन -1, -3 अपॉन -1। तो ये भी 3 आ गया। थर्ड यानी कि C1 अपॉन C2 को चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 10/9। ठीक है। जब भी कोई मतलब A1 और A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल हो, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल ना हो, तो इस कंडीशन में लाइंस पैरेलल होती है। यानी हम ग्राफ पर इन इक्वेशन के लाइन को शो करें तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाए पर वो पैरेलल हो, और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उनका नो सॉल्यूशन होता है। तो ये नो सॉल्यूशन की भी कंडीशन है। तो आप समझ जाइए कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो लाइंस पैरेलल होंगी, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपको A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की वैल्यूज फाइंड करना है। उसके बाद एक बार कंपेयर कर लेना है। तो 3 कंडीशन बनती है। पहली क्या है कि A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं हो B1 अपॉन B2, तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर हम कहेंगे वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है। इन केस A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल तो हो, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइंस, और नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन। लेकिन यदि आपका थर्ड कंडीशन बनती है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस केस में लाइंस कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट। साथ में मैनी सॉल्यूशन होते हैं, मैनी सॉल्यूशन। तो ये आपको क्लियर हो गया कि पैरेलल लाइन क्यों है, क्योंकि इसमें सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है। यानी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इसके साथ ही। द पेयर ऑफ लाइन एंड दिस x plus 2 y plus 5 equals 0 and minus 3x minus 6 y plus 1 equals 0 हैज। अब इसका भी हमें वही चेक करना है कि A1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन -3। देखिए x के साथ में 1 है तो 1 अपॉन, और यहाँ x के साथ में -3 है सेकेंड इक्वेशन में, तो 1 अपॉन -3 हो गया। अब B1 अपॉन B2 को फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा 2 अपॉन -6, 2 अपॉन -6 दैट इज 1 अपॉन 3। इसका भी वो 1 अपॉन -3 आ गया। C1 अपॉन C2 को चेक करते हैं, ये आ जाएगा 5 अपॉन 1। तो तीनों रिजल्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या मिला कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के,
बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इसमें भी पैरेलल लाइन की कंडीशन बनती है, लेकिन पैरेलल तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही है। ये कंडीशन में 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, या तो आपको कहा जाएगा पैरेलल, या नो सॉल्यूशन, या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंस। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी दिया जा सकता है। जब इस कंडीशन का आंसर आता है ना, तो आपको आपको इन तीनों में से कोई एक चीज पूछी जाएगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूव करना है? वाक्य A pair of linear equation is consistent, then the lines will be। अब कंसिस्टेंट की दो कंडीशन बनती हैं। कंसिस्टेंट में या तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये कंसिस्टेंट पॉइंट हो गया, या दोनों कोइंसिडेंट मीन्स एक के ऊपर एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन भी सेम लाइन पर जा रही है, तो ये दोनों ही केस में कंसिस्टेंट होते हैं। यानी या तो इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कंसिस्टेंट में दो कंडीशन बनती है, या तो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, और उसको कहते हैं हाँ कोइंसिडेंट ही है। आपका पॉइंट दिया है दोनों, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्टिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इक्वल 0 y इक्वल -7 हैज। अब देखिए y इक्वल 0 y इक्वल -7 है। जब भी सिर्फ y की वैल्यू दी होती है तो लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाती है या x एक्सिस के ऊपर होती है। तो y इक्वल 0 तो x एक्सिस खुद हो गया, ठीक है, और y इक्वल -7 ये -7 वाले पॉइंट से जाएगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 यानी -7 से ये पास हो रहा है, और ये 0 से पास हो रहा है। तो ये दोनों लाइन किस टाइप की आ रही हैं? पैरेलल। तो आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल a y इक्वल b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट a, b। जब एक x की वैल्यू a और y की वैल्यू b दी है, इसका मतलब है a, b पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ इंटरसेक्टिंग एट a, b। नेक्स्ट क्वेश्चन, for what value of k for the equations this and this represent coincident। कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल आते हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइन है तो फिर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल होंगे। चलिए हम रख लेते हैं वैल्यूज। 3/6 इक्वल होगा -1/-k इक्वल होगा 16 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा ना। यानी इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं -k/k प्लस 16 इक्वल 0, क्योंकि ये भी इसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ बना 8/16 1/2, इसका भी 1/2। तो ये तो दोनों 1/2 हो गए, और इसको कंपेयर हम इससे कर लेते हैं k का 1 से और 2 का 1 से। तो k इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई से हम आएंगे इसका रिजल्ट पाएंगे, k इक्वल हो जाएगा 2। दैट इज द आंसर, k की वैल्यू 2 आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द लाइन्स गिवन 3x + 2ky इक्वल 2 एंड 2x + 5y + 1 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। पैरेलल लाइन होती है ना, पहले तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन हो गई 3x + 2ky - 2 इक्वल 0। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 2x + 5y + 1 इक्वल 0।
अब देखते हैं, ये पैरेलल है ना, तो पैरेलल की कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो पहले दो से ही हमें सॉल्व कर लेना है। 3/2 इक्वल 2K/5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 4K इक्वल हो जाएगा 15 और K की वैल्यू आ जाएगी 15/4। इसमें डिवाइड दीजिए, 15/4 तो कहीं आंसर नहीं दिखा। अच्छा ये गलत लिख गया, ये 1 यहाँ नहीं है, 1 यहाँ है। ठीक है, तो 15/4 यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of c for which the pair of equations cx minus y equal to 6x minus 2y equal 3 will have infinitely many solutions। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में हम क्या रखेंगे, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, C/6 इक्वल -1/-2 इक्वल 2/3। तो देखिए, यदि हम C की वैल्यू निकालें, चलिए हम यहाँ से वैल्यू निकालें भी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो जिसमें कोई वेरिएबल इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी 1/2 और 2/3, ये पहले से इक्वल नहीं है ना। और जब ये पहले से ही इक्वल नहीं है तो सी के प्लेस पर तो आप कुछ भी रख लीजिए, ये तो इक्वल नहीं हो सकते ना, क्योंकि इनमें तो सी है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हम सी की कुछ भी वैल्यू यहाँ प्लेस करें, उसके लिए कभी भी इन दोनों इक्वेशंस का मैनी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। सो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नो वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, वन equation of a pair of dependent linear equation is this, the second। अब इसमें क्या कहा है, डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट होता है जिसमें कोइंसिडेंट लाइन हो। ठीक है, डिपेंडेंट कोइंसिडेंट लाइन होता है। और डिपेंडेंट कंडीशन देखिए, पहले हमारे पास इक्वेशन दी है ये -5x 7y इक्वल टू, अब दूसरी इक्वेशन बनानी है। मैं पहली इक्वेशन को दे रहा हूँ, तो -5 -10 हो जाएगा। -5 में यदि माइनस, देखिए इसका इसमें डिवाइड दीजिए, पहला क्या बनेगा 10/-5, दूसरा 14/7, तो ये तो इक्वल नहीं है, यानी पहला इक्वेशन आंसर में नहीं आ सकता। ठीक है, ये आंसर में नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, -10/-5 2 आया। चलिए सेकंड पार्ट को चेक करते हैं, -14/7, लेकिन यहाँ तो -2 आ गया, यानी ये तो इक्वल है ही नहीं। इट्स मीन्स ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मैनी सॉल्यूशन के लिए इन तीनों को, यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का सेम आंसर आना चाहिए। अब मैं थर्ड इक्वेशन को चेक करता हूँ, -10/-5 कैंसिल हो गए, 2 आ गया। चलिए 14 और 7 को चेक करता हूँ, 14/7, यहाँ भी 2 आ गया। चलिए सी को चेक करता हूँ, सी देखिए यहाँ 2 इस साइड में लिखा है ना, तो हम लेफ्ट साइड में लाएंगे ना, तो क्या आ जाएगा -2, यानी हम इसे -2 करके लिखेंगे, तो इस क्या आएगा -2/-4। तो यहाँ तो आंसर नहीं आ रहा है ना, यानी 4/-2 करके देखें तो भी नहीं आएगा, -2 आया। ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। चलिए अगले को, यानी कि लास्ट को चेक करते हैं हम, 10/-5 -2 आ गया। ठीक है, -14/-5 -7, माइनस है प्लस, हाँ +7, तो -2 आ गया। थर्ड पार्ट को चेक करते हैं, -4/2, ये भी -2 आ गया। तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है।
A pair of linear equation which have unique solution x equal to y equal minus 3 is, यानी कौन सा पेयर है जिसका सॉल्यूशन 2 और -3 है। ठीक है, हाँ तो देखिए थर्ड, अब x इक्वल टू वाई इक्वल -3 रखने पर कौन सी इक्वेशन की लेफ्ट राइट इक्वल हो जाएंगी। तो देखिए पहले में मैं यदि पुट करूँ 2 और -3 तो -1 आएगा। चलो ये तो सही आ गया। यहाँ रखता हूँ 2 2 जा, यदि x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ 2 2 जा 4 हो जाएगा, और y की वैल्यू -3 लेता हूँ तो ये प्लस का 9 आएगा, या तो 13 आ गया, लेकिन ये इसकी इक्वल नहीं है। चलो मैं अगला चेक करता हूँ, यहाँ 2 वैल्यू पुट करता हूँ, 4 हो जाएगा प्लस 5 3 जब -15, सॉल्व करोगे तो माइनस का 11 आ गया। चलिए हम राइट हैंड को चेक करते हैं, 4 इंटू -2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे हम यहाँ पुट करते हैं 10 इंटू -3 तो -30 या -22 आ गया, यानी दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहा है, तो यही इसका आंसर हुआ, यानी ऑप्शन बी इसका सही। तो आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना है कि इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू ए है और वाई की वैल्यू बी है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, जबकि हमें दिया है कि x माइनस वाई इक्वल 2 है और x प्लस वाई इक्वल 4 है। तो देखिए ऐसे दो नंबर देखिए जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर 2 आए और ऐड करने पर 4 आए, लेकिन ध्यान रखना x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में है। तो 5 3 को देखते हैं, नहीं हो सकता ना, इनका सम 4 नहीं हो सकता। 3 और 1 को चेक करते हैं, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 3 में 1 प्लस करोगे तो 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है सही, तो देखिए यदि x की वैल्यू में 3 रखता हूँ और y की वैल्यू 1 तो 2 आ गया, यदि x की वैल्यू में 3 और y की वैल्यू 1 सेकेंड इक्वेशन में रखता हूँ तो 4, और यही सेम आंसर आ रहा है जो कंडीशन हमें दी गई है। 12th question, Aruna has only 1 rupee and 2 rupee coins with her. If the total number of coins that she has 50, यानी x 1 रुपी कॉइन मान लेते हैं, 2 रुपी कॉइन y मान लेते हैं, तो टोटल कॉइन उसके पास 50 है। ठीक है, तो अब देखिए 50 किस किस में सम है, तो इन दोनों का भी सम 50 है, इसका नहीं है, इसका है, लास्ट सी का है, डी का भी है, तो बी तो आंसर नहीं है, ए सी और डी में से होगा। अब क्या कहा गया है कि 1 रुपी कॉइन्स, यानी इनका जो टोटल अमाउंट है 75 रुपीज़ है, तो 1 रुपीज़ कॉइन एक्स है तो 1x हो जाएगा, 2 रुपीज़ कॉइन वाई है तो 2y हो जाएगा, और 75, यानी पहले नंबर में आपको दूसरे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करके पहले नंबर को ऐड करोगे तो 75 आना चाहिए। तो 50 का डबल करो, 30 30 प्लस 35 65 आ रहा है, यानी ये आंसर नहीं है। 35 का डबल करोगे 70 हो गया, और 70 प्लस 15 करोगे तो 85 हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं है। देखो 35 का मैं डबल करूँगा तो 70 आएगा ना, और 70 में यदि मैं 15 ऐड करूँगा तो 85 हो जाएगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि आना वो 75 चाहिए। अब इसको देखता हूँ, 25 का डबल करता हूँ, 50 आया, और इसमें 25 ऐड कर देता हूँ तो 75 आ गया, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर्स एज इज 6 टाइम द सन्स एज। फादर की एज है वो सन की एज का 6 टाइम्स है। 4 years hence, और 4 साल बाद, द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम हिज सन्स एज। 4 साल बाद फादर की एज सन की एज का 4 गुना हो जाएगी। द प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड द फादर इन ईयर्स आर अप्रोक्सीमेटली। तो प्रेजेंट में उन दोनों की एज कितनी होगी। देखो पहला जो रिलेशन दिया है वो प्रेजेंट का दिया है, ये कि फादर की एज सन की एज का 6 टाइम्स है। तो देखो कौन सी वैल्यू
यानी देखो यहाँ हमें रिलेशन क्या दिया, प्रेजेंट एज ऑफ द सन एंड फादर। तो सन का नाम पहले लिखा हुआ है, फादर का बाद में, तो सन की पहले, फादर की बाद में होगी एज। तो कौन कौन से नंबर है जो 6 टाइम है, तो यहाँ भी 6 टाइम आ रहा है। 4 6 या 24, 5 6 या 30, 6 6 या 36 और 3 6, यानी डी तो आंसर नहीं है। डी को तो हम रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि 3 6 या 24 नहीं होता। अब इनमें से दूसरी कंडीशन देखते हैं कि 4 साल बाद, अब देखिए 4 साल बाद यहाँ 8 का हो जाएगा, तो ये 4 साल बाद 28 का हो जाएगा, और 4 टाइम होना चाहिए, तो 8 4 है तो 28 नहीं होता, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम इसको चेक करते हैं, 4 साल बाद ये 9 का हो जाएगा, और 4 साल बाद ये 34 का हो जाएगा, तो 9 तो 34 को डिवाइड भी नहीं कर रहा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसको चेक करते हैं हम, ये 4 साल बाद 10 साल का हो जाएगा, और ये 4 साल बाद 40 साल का हो जाएगा, और 10 का 4 टाइम 40 होता है, यानी यही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ए और बी में रिलेशन बताना है। तो देखिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तो क्या होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में, ए 1/A2 बी 1/B2 इक्वल होता है C1/C2। जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखा हो तो आपको ये कंडीशन अप्लाई कर देना है। A1 की वैल्यू है 2 और B1 की वैल्यू है 2A, A2 की वैल्यू, B1 की वैल्यू है 3 और B2 की वैल्यू है A+6, C1 की वैल्यू है 7 और C2 की वैल्यू है 28। ठीक है, अब कहीं से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, या तो हम इससे भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, A+6 इक्वल 12, 12 को इधर लाएंगे तो A-6 इक्वल 0 आ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है ऊपर, हमें तो ए और बी का रिलेशन बताना है। ये बी है ना, नहीं है, बी तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो हम बी के साथ रिलेशन नहीं बता सकते। हाँ हो सकता है ये बी हो। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। यहाँ ए और बी नहीं है, जबकि यहाँ ए और बी दिया हुआ है, जबकि यहाँ ए और बी नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। The angles of a triangle are x, y and 40. The difference between the two angles x and y is 30. The value of x and y. तो देखो x, y और 40 इन तीनों का सम 180 होगा। x प्लस वाई इक्वल 140 हो गया। साथ में इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 30 हो गया। अब आप सोचिए, इन ऐसे एंगल इसमें से सिलेक्ट कर लीजिए जिनको ऐड करने पर 140 आए, डिफरेंस करने पर 30 आए। तो 70 में से 45 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 30, लेकिन इनको ऐड करोगे तो 140 आ जाएगा क्या, नहीं आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 130 आएगा, 130, 50 और 80 का सम 130 है ना, तो ये कैंसिल हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं था। अब जरा इसको देखते हैं, इन दोनों को ऐड करिए जरा, तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 140 और सब्ट्रैक्ट कीजिए 85 में से 55 को, तो ये हो जाएगा 30, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x माइनस 15y इक्वल 8, 3x माइनस 9y इक्वल 24/5 हैज। तो हम देखते हैं पहले A1/A2 को, कितना आ रहा है 5/3। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं B1/B2 को चेक करते हैं, तो यह आया -5/-9,
-15/-9, 3 से काट दी, 3 5 जा, 3 3 जा, ये तो सेम आ रहे हैं। चलिए हम निकाल लेते हैं C1/C2। 8/25/4 है ना, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 8 से कैंसिल कर लो, 8 3 जा, 5/3 ये भी आ गया। तो जब ये तीनों इक्वल आ गए तो कौन सा आंसर होना चाहिए? जब भी तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आंसर में आता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 17, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब कोई भी 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स का सम 9 है, और उस नंबर में यदि 27 ऐड कर देते हैं तो नंबर डिजिट्स का जो प्लेसिंग है वो रिवर्स हो जाती है। चलिए मैं इसको देखता हूँ, क्या इन दोनों का सम 9 है? नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं है। क्या इन दोनों का सम 9 है? यस 9 है। अब मैं ज़रा इसमें 27 ऐड करके देखता हूँ, तो 27 जब मैं ऐड करता हूँ तो ये 99 हो जाता है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे क्या होना चाहिए था? 27। तो ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं। 63, 9 तो सम है इन दोनों का। चलिए इसमें 27 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 0 और 90 हो गया। तो ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए 36 इसके अकॉर्डिंग। तो ये भी आंसर नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4 पर आते हैं। 36, जरा 36 में 27 ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 63। तो चेंज हो गया ना, 3 तो यूनिट के प्लेस पर पहुंच गया, और 6 है वो 10 के प्लेस पर पहुंच गया, दोनों प्लेस चेंज हो गए। ओके, तो यही इसका आंसर है, और क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि यदि 27 ऐड करते हैं तो रिवर्स नंबर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, the value of k for which the system of equation this and this has a unique solution। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ऐसा कहा गया है। किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना। kx माइनस वाई इक्वल 2, 6x माइनस 2y इक्वल 3। अब यूनिक सॉल्यूशन कब हो सकता है? जब k/6 नॉट इक्वल टू -1/-2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, k इक्वल टू 6 को इधर ले जाते हैं, 6/2 यानी -3, सॉरी 3। k की वैल्यू 3 के नॉट इक्वल आएगा, तो आंसर हुआ बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। The value of k for which the system of equation this and this, यानी 2x plus 3y equal 5, 4x plus ky equal 10 has infinitely many solution। तो many solution की कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तीनों इक्वल होना चाहिए मैनी सॉल्यूशन में। तो चलिए हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2/4 इक्वल 3/k इक्वल 5/10। जिसमें वेरिएबल नहीं है उसको हम चेक कर लेते हैं, क्या वो बराबर आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो किसी भी एक से इसे सॉल्व कर लो। चलिए हम इससे सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए। k इक्वल हो जाएगा 6, तो k की वैल्यू 6 आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2y minus 3 equals 0 and 5x plus ky plus 1 equal 0 has no solution। नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। वैल्यू पुट कर देते हैं, 1/5, a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 5।
B1 वैल्यू है 2 और B2 की वैल्यू K, नॉट इक्वल टू C1 -3 C2 1। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो बिल्कुल सही है, कंडीशन सही अप्लाई हो रही है। K इक्वल 10 इसका आंसर आएगा, यानी जो इक्वल है ना सिर्फ उनको सॉल्व करना है, तो इसका ए आंसर सही। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ए और बी की वैल्यू बता। तो सबसे पहले तो देखो मैं इक्वेशन को नोट कर लेता हूँ, 3y प्लस इक्वल 7। दूसरी इक्वेशन है ए बी एक्स प्लस 2a माइनस बी वाई इक्वल 21। अब जो कांस्टेंट है ना 7 और 1 21, इसको मैं रेशियो में बदल लेता हूँ, तो ये 1/3 आ गया ना। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 7 या 3/9 आना चाहिए, यानी 2a की वैल्यू 2a माइनस बी की वैल्यू 9 होनी चाहिए, तभी ये 1/3 बनेगा। ऐसे मैं यहाँ देखूंगा तो a प्लस बी की वैल्यू 3 टाइम यानी 2 का 3 टाइम 6 होनी चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ जो वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए, यहाँ जो वैल्यू है वो 9 होनी चाहिए, और यहाँ जो तो 21 है ही। तो इन दोनों को अब चेक करें कि कौन से का आंसर इतना आ रहा है, तो 1 + 5 6 हो रहा है, 1 के डबल में से 5 माइनस करते हैं तो 9 नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है। 5 माइनस 1 5 + 1 6 हो रहा है, और 5 के डबल में से 1 माइनस करते हैं तो 9 आ जाएगा, यानी यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, then the line of represented by the two equations are consistent में दो कंडीशन बनती हैं, intersecting और coincident। तो ये तो क्वेश्चन पहले भी आ गया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट इज 9। हाँ ये भी क्वेश्चन आपका पहले आ गया, इसका आंसर 63 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, और आपको ये दिया है कि a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये कब आता है, तो आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन के, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इफ इन इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये होता है नो सॉल्यूशन। इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशंस x प्लस वाई इक्वल 14 x माइनस वाई इक्वल 4। तो देखिए प्लस करने पर 14 आना चाहिए, माइनस करने पर 4 आना चाहिए, तो 9 + 4 13 होता है, नहीं है। 9 + 5 14 और 9 - 5 4, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल 3, x/3 प्लस y/2 इक्वल 6 r। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो 6 - 9 ये तो आंसर नहीं है, 9 - 6 3 हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, 8 - 5 ये भी आंसर हो सकता है। चलिए हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन है कि हम 9 में हम 3 का डिवाइड देते हैं और 6 में 2 का डिवाइड देते हैं, तो क्या आएगा देखते हैं। 3
और 3, 6 आ गया और इक्वल में 6 हमें दिया है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशन दिस एंड दिस। एक्स और वाई की वैल्यू बताना है, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नन ऑफ दीज। तो देखिए a1/a2 3/9, b1/b2 -1/-3, c1/c2 3/9। 3 1 से 3, 3 3 से 9, 1/3। तो ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका आंसर हुआ इनफाइनाइट मैरिज सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशन 2x - y = 3 एंड 4x + y = 3 आर। इन दोनों के सॉल्यूशन क्या होंगे, तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। 1 1 पुट करते थे, चलिए। तो 2 1 जो 2 -1, यानी ये हो जाएगा 2 -1, ये आ गया 1। तो ये तो 3 के इक्वल नहीं है, पहली केस में एक रिजेक्ट हो गया। दूसरे को हम देखते हैं, 2 2 × 2 -1, दैट इज 4 -1, 3 हो जाएगा, इसके इक्वल है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं अब इसके लिए। 4 × 2 माइनस वाई की वैल्यू 1 +1 पुट कर, तो 4 2 से 8 + 1 9 होगा। ये भी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए इसी को चेक करते हैं। 2 × -1 -1, तो -3 आ रहा है, इसमें शायद बी ऑप्शन चेक कर देते हैं। 2 2 या 4 -1 3 आ रहा है, और 4 2 या 8 + 1 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ 3 दिया है। तो इसका आंसर हुआ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर। हाँ, 1A ऑप्शन को हम चेक करें, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही आंसर। इसको हम हटा देते हैं। ए ऑप्शन इसका आंसर है। देखो 2 × 1 माइनस, ये -1 था, 2 + 1 हो जाएगा, यानी 3 आ गया। दूसरे में पुट कीजिए 4 × 1 -1, ये भी 3 आ गया, यानी 1 और ए ऑप्शन इसका सही आंसर। 31, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स 26, वन नंबर 3 टाइम द अदर। तो डिफरेंस 26 होना चाहिए और एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स होना चाहिए। तो 12 3 जा 36 होता है, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा, 24। ये गलत है, ये नहीं हो सकता। 38 और 12 का डिफरेंस 26 तो आ रहा है, लेकिन इनका 12 3 जा 38 नहीं होता। चेक करते हैं नेक्स्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 26 है, और 13 3 जा 39 होता है, यानी यही इसका आंसर है। 32, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18, find them। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका डिफरेंस 18 होना चाहिए। तो 100 और 80 में तो डिफरेंस 20 का ही आंसर नहीं है। 101 और 79 का डिफरेंस, ये आ जाएगा आपका 2 आ रहा है पहले में ही, और ये भी आंसर नहीं है। 32 आ रहा है, 32 नहीं 22 आएगा। ओके, और इसका देखें हम तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 18, यही आंसर है, क्योंकि 99 और 81 का सम 180 होता है, जबकि डिफरेंस 80 है। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर and the number obtained by reversing the digit is 66।
तो 2 डिजिट नंबर और रिवर्सिंग नंबर का सम 66 है। चलिए हम 42 को लिखते हैं, तो इसका रिवर्सिंग करते हैं तो 24 आएगा। तो क्या आ रहा है आंसर? 66। चलिए मैं इसको रिवर्स करता हूँ, 42 क्या आ रहा है सम ऐड करने पर? 66। इसका मतलब ए और बी दोनों आंसर हैं, सी इसका सही आंसर हो गया क्योंकि सी में ये दोनों ही लिखे हुए हैं। 34 द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू बताना है इसमें। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि 1 और -1 पुट करने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी और यही इसका आंसर। ये आपका वीडियो एंड हो गया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।